मेक इन इंडिया, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि भारत को दुनिया की अगली फैक्ट्री बनाने का एक बहुत बड़ा, बहुत एम्बिशियस वादा था। 10 साल हो गए हैं, तो सवाल उठता है, क्या ये वादा पूरा हुआ? चलिए आज इसके रिपोर्ट कार्ड पर एक गहरी नजर डालते हैं। सब कुछ इसी जोशीले आवाहन के साथ शुरू हुआ था। सोचिए जरा 2014 का वो माहौल, जब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स से कहा गया, आइए भारत में निर्माण करें। ये सिर्फ एक न्योता नहीं था, ये एक नए इंडस्ट्रियल दौर की सुबह का ऐलान था, और उम्मीदें उम्मीदें तो आसमान छू रही थीं। तो चलिए सबसे पहले उस वादे को ही ठीक से समझते हैं। 25 सितंबर 2014 को जो विजन सामने रखा गया वो बहुत बोल्ड था, भारत को दुनिया की अगली बड़ी फैक्ट्री बनाना। लेकिन इस बड़े विजन के पीछे असल लक्ष्य क्या थे? और ये लक्ष्य सिर्फ हवा में नहीं थे, वे बिल्कुल साफ साफ मापने लायक थे। अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 16% से सीधा 25% पर ले जाना, देश के करोड़ों युवाओं के लिए नई नौकरियां बनाना, और चीन जैसे देशों पर जो हमारी इंपोर्ट की निर्भरता है उसे कम करके भारत को एक आत्मनिर्भर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, यही इस पूरे प्रोग्राम की नींव थी। तो वो तो थी वादे की बात, लेकिन 10 साल बाद हकीकत क्या कहती है? अब वक्त है जरा आंकड़ों में उतरने का और ये देखने का कि जमीन पर असल में क्या बदला है। और यहीं पर पहला चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे सामने आता है। 25% के लक्ष्य तक पहुंचने की बात तो भूल जाइए। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ने के बजाय घट गया है। 2014 के 16% से गिरकर आज ये करीब 13% पर आ गया है। ये लक्ष्य से सिर्फ चूकना नहीं है, ये तो उल्टी दिशा में जाना है। अब जाहिर है, जब लक्ष्य पूरे नहीं होते तो डेडलाइन बदल जाती हैं। 2022 का जो टारगेट था उसे पहले 2025 तक बढ़ाया गया, और अब सूत्रों के मुताबिक एक नया और थोड़ा कम एम्बिशियस लक्ष्य रखा गया है, 2047 तक 23% तक पहुंचने का। अब बात करते हैं विदेशी निवेश की, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आप कह सकते हैं एक तरह का कॉन्फिडेंस मीटर होता है। और यहां तस्वीर थोड़ी चिंताजनक है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक भारत का नेट एफडीआई एक ही साल में 96.5% तक गिर गया, जो एक रिकॉर्ड निचला स्तर है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह दिखाता है कि शायद ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब भारत को उतना आकर्षक नहीं मान रहे हैं। और जब बात आती है नौकरियों की, जो इस पूरी पहल का सबसे बड़ा, सबसे अहम वादा था, तो कहानी कुछ वैसी ही है। करोड़ों नई नौकरियां पैदा करने के बजाय कुल वर्कफोर्स में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा असल में कम हो गया है। ये 11.6% से गिरकर 10.6% पर आ गया है। और याद है वो लक्ष्य कि हमें इंपोर्ट्स पर अपनी निर्भरता कम करनी है? हकीकत ठीक इसके उलट हुई है। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा, मतलब हम जितना बेचते हैं उससे कहीं ज्यादा खरीदते हैं, वो कम होने की जगह दोगुना हो गया है, करीब $50 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतने बड़े वादे और आज की हकीकत में इतना बड़ा फासला क्यों है? जो सोर्स मटेरियल है वो हमें कुछ अहम सुराग देता है। चलिए एक एक करके उन्हें देखते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत तो असल में काफ़ी अच्छी हुई थी। 2015 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10% से ज़्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा था। लेकिन फिर आए दो बड़े आर्थिक झटके, पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी का जटिल इम्प्लीमेंटेशन। इन दोनों ने मिलकर उस शुरुआती मोमेंटम पर ऐसा ब्रेक लगाया कि ग्रोथ पटरी से ही उतर गई। लेकिन बात सिर्फ बाहरी झटकों की नहीं है। सोर्स मटेरियल ये बताता है कि पॉलिसी के डिज़ाइन में ही कुछ बुनियादी कमियां थी, जैसे कि विदेशी कैपिटल पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाना, एक कार्यान्वयन की कमी दिखना, मतलब घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हुईं पर जमीन पर काम उस हिसाब से नहीं हुआ, लक्ष्य इतने ऊंचे रखे गए जो शायद कभी हासिल ही नहीं किए जा सकते थे, और एक साथ इतने सारे सेक्टरों पर फोकस करने की कोशिश की गई कि किसी पर भी ठीक से ध्यान नहीं दिया जा सका। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ बेकार गया, कि ये पहल पूरी तरह से फेल हो गई? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कहानी में कुछ पॉजिटिव मोड़ भी हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां वाकई में उम्मीद की किरणें दिखाई देती हैं। और इस तरक्की के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। 2020 में शुरू हुई इस स्कीम का सीधा सा फंडा है, जो कंपनी भारत में ज्यादा सामान बनाएगी और बेचेगी, सरकार उसे उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल इंसेंटिव देगी। ये एक तरह से गेम चेंजर साबित हुई है। और पीएलआई जैसी नीतियों का असर साफ साफ दिख भी रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट को ही देखिए, पिछले दशक में 30 गुना की जबरदस्त छलांग। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट जो करीब करीब शून्य था, आज $15 बिलियन तक पहुंच गया है।
और सोलर मॉड्यूल के लिए अब हम पहले की तरह दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हैं। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट है। सोर्स मटेरियल चेतावनी देता है कि इन कामयाबियों के पीछे भी चीन की एक परछाई है। हम स्मार्टफोन भारत में बना नहीं रहे, हम ज्यादातर उसे जोड़ रहे हैं। मतलब फोन के जो सबसे कीमती पार्ट्स हैं वो आज भी चीन से ही आ रहे हैं। तो क्या ये असली मेक इन इंडिया है? तो इन सब मिलीजुली तस्वीरों को देखते हुए कहीं पर कामयाबी तो कहीं पर बड़ी नाकामी, सोर्स ये तर्क देता है कि अब छोटे मोटे बदलाव से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है एक पूरे रीबूट की, एक मेक इन इंडिया 2.0 की। तो ये मेक इन इंडिया 2.0 कैसा दिखना चाहिए? इसके लिए कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं। भ्रष्टाचार पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ रैंकिंग में नहीं बल्कि जमीन पर दिखे, जहां इंस्पेक्टर राज खत्म हो। हमारा फोकस सिर्फ चीजों को असेंबल करने से हटकर उन्हें डिजाइन और इनोवेट करने पर हो। और सबसे जरूरी, दुनिया भर में फैले हमारे सबसे टैलेंटेड भारतीयों को देश में वापस लाने के लिए एक माहौल बनाया जाए। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक शानदार नारा घड़ना एक बात है और उसे ज़मीनी हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल ये है कि एक शक्तिशाली नारे को सच्ची कामयाबी में बदलने के लिए वाकई में और क्या लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है।